दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो इंट्रोड्यूस की थी हमारे अद्भुत प्राचीन ज्ञान को नष्ट करने के लिए। भारतीय प्राचीन ज्ञान ऐसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता था कि भारतीय किसी भी स्कॉलर को बराबर की टक्कर दे सकते थे। पुराने वक्त में सबको साथ लेकर चलते थे और आज देखो कंपैरिजन, रैंक्स, मार्क्स, स्कोर्स के जाल में फंस गए हैं। चलिए आज जानते हैं भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली के बारे में, जिसे गुरुकुल कहते हैं। गुरुकुल एक आवासीय विद्यालय प्रणाली थी जो लगभग 5000 ईसा पूर्व भारत में थी। 1868 तक इंग्लैंड में एक भी सामान्य स्कूल नहीं था। वहीं 1822 तक पूरे भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे और उसी समय भारत के गांवों की संख्या भी 7,32,000 थे। 1822 में भारत की साक्षरता का दर 97% थी। उस समय गुरुकुल राजा के अनुदान से नहीं बल्कि समाज के सहयोग से चलते थे और पूरी शिक्षा निःशुल्क थी। 5 से 6 साल के बच्चे इस गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था और यहाँ 14 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। गुरुकुल में वेदों का ज्ञान संस्कृत भाषा में दिया जाता था और उसी के साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, सर्जरी, आर्किटेक्चर जैसे 18 विषयों का ज्ञान सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिया जाता था। नासा के अनुसार संस्कृत धरती पर बोले जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए संस्कृत को सबसे बढ़िया भाषा माना था। गुरुकुलों के ही विकसित रूप तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी विश्वविद्यालय थे। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विश्वविख्यात केंद्र था। उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 से ज़्यादा अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा टर्की से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय पर सबसे विनाशकारी हमला 1193 में बख्तियार खिलजी और उसके सेना ने किया था। एक बार की बात है, बख्तियार खिलजी उत्तर भारत में कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और वह काफ़ी बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हुआ और मरने की कगार पर आ पहुंचा। तभी किसी ने उसे सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र को दिखाए और इलाज करवाए, किंतु खिलजी तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्यों को उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान है या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मान गया। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज राहुल श्री भद्र के सामने एक अजीब शर्त रखी और कहा कि वह किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाएगा, बिना दवा खिलाए उसे ठीक करे। वैद्यराज ने कुछ सोचा और उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों बाद खिलजी के सामने एक कुरान लेकर पहुंच गए और कहा कि कुरान के इतने पन्ने से इतने पन्ने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वैद्यराज ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था, जिसकी वजह से दवा खिलजी के शरीर में छूने से, सांसों से और मुंह से जाने लगी और वह ठीक होने लगा। खिलजी इस तथ्य से परेशान होने लगा कि भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनकी हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। परिणाम स्वरूप उसने आयुर्वेदा और ज्ञान को नष्ट करने का फैसला किया और नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी। लगभग 90 लाख पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रही। खिलजी यहीं पर नहीं रुका, उसने हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं को जिंदा जलाकर मार दिया था। ऐसे ही कुछ मुगलों द्वारा, कुछ अंग्रेज़ों द्वारा गुरुकुलों को दर्दनाक तरीके से नष्ट किया गया अपने अपने स्वार्थी हेतु के लिए। आपको क्या लगता है, अगर गुरुकुल नष्ट न हुए होते या प्राचीन पांडुलिपियां आज भारत के पास होती तो क्या होता? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे ही दुनिया भर के माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए।